ग्रेट ब्रिटेन में चुनाव हुआ, आपके बहुत सारे सगे संबंधी, भाई बहन, रिश्तेदार, कोई ना कोई होगा वहां। इंग्लैंड में चुनाव हुआ, उनकी ताकत देखिए, जिन्हें आप कहते हैं इनके पास ये गरीब हैं, इनको विशेष योजनाओं के माध्यम से उनको पढ़ाया जा रहा है। सब कुछ आपके सामने हो रहा है, उसको बताने के लिए कोई बाहर से आने वाला नहीं है, क्योंकि आप उस तरफ देखना नहीं चाहते, क्योंकि लगता है हमारा थोड़ा नहीं काम हो गया, काम ठीक है, अब हम दूसरे काम की डिमांड रखेंगे। ग्रेट ब्रिटेन में चुनाव हुआ, धारा 370 हटने के बाद बहुत सारे वहां राष्ट्रवादी थे, बहुत लोगों ने कहा कि आपको वेबिनार के थ्रू आप कुछ चर्चा कीजिए, यहां बहुत बुरा हाल है। यानी यहां भी अकल नहीं आई, वहां जाने के बाद भी अकल नहीं आई। दो पार्टियां चुनाव लड़ रही थी वहां, एक कंजर्वेटिव और एक लेबर पार्टी। साबू साहब, इथोपिया, सूडान, नाइजीरिया, ये वो देश हैं जो चंदे से चल रहे हैं, लेकिन नाइजीरिया, सूडान, इथोपिया, वहां का मुसलमान इंग्लैंड में रह रहा है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान का मुसलमान भी बांग्लादेश में रह रहा है। उन लोगों ने चुनाव के समय कोई ऐसी मांग नहीं रखी कि आप जीत जाएंगे तो हमारा टैक्स कम कर दीजिएगा, यह मांग नहीं रखी। दुनिया भर के मुसलमान जो इंग्लैंड में रहते थे, उन्होंने लेबर पार्टी से एक मांग रखी। आप देख सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। यह बात अलग है कि मैं ऐसी चीजों को जरा बारीकी से देखता हूं। दुनिया भर के मुसलमानों ने लेबर पार्टी से कहा कि आपको हम समर्थन भी देंगे, पैसा भी देंगे, वोट भी देंगे, लेकिन आपको अपनी पार्टी के एक मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित करना है, और उस प्रस्ताव की भाषा डेट की गई बाकायदा। उसमें कहा गया कि लेबर पार्टी ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। आप प्रस्ताव पारित कीजिए कि लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो यूएनओ के अंदर प्रस्ताव पारित करके भारत में 370 हटाने की बात पे वीटो करिएगा। यह प्रस्ताव रखवाया उन्होंने। सूडान के मुसलमान ने, इथोपिया के मुसलमान में, जिन मुल्कों में खाने के लिए नहीं है, बांग्लादेश के मुसलमानों ने, भारत के मुसलमानों के बारे में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं। उनका एजेंडा वो है। आपका एजेंडा क्या है? आप अपने एजेंडे को सेट करें। लड़ाई 10 साल की लड़नी है या 10,000 साल की लड़नी है? आपको अपना कल सुधारना है या आने वाली नस्ल दर नस्ल सुधर जाए, वो काम करने हैं। इसलिए आपकी मांगों में कभी राष्ट्र नहीं था, स्वार्थ था पूरे देश में। इसलिए राजनीतिक दलों ने आपकी कीमत 2 रुपए किलो चावल, महीने का बिजली का बिल, कुछ जीएसटी में कमी, कुछ इनकम टैक्स में कमी लगाई। वो जानते थे कि ये इससे ज्यादा चाहते ही नहीं है। वो जानते थे कि यादवों को कुछ दे दो, ठाकुरों को कुछ दे दो, ब्राह्मणों से कुछ ले लो, और ये गणित करते रहो, क्योंकि आपके बीच में से लोग किसी एक व्यक्ति का स्वार्थ, किसी एक कम्युनिटी का स्वार्थ पूरा करके उन्होंने सत्ता चलाई और आपने चलने दी। लेकिन जब आप अलग अलग बात करते हैं तो राष्ट्र की बात, सनातन की बात, अपने बीच की जो फॉल्ट लाइन है उसे खत्म करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए लाख वो पढ़े लिखे ना हो, आप उनको कहते हो कि ये पंचर पुत्र हैं, लेकिन अपने एजेंडे के लिए 1400 साल 632 से वही काम कर रहे हैं जो दुनिया में हो रहा है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप सिमट रहे हैं। आप अपने संस्कारों और आदर्श और संस्कृति को छोड़ रहे हैं, इसलिए कि आप उस पर टिकने के लिए जो आत्मबल चाहिए वो खो चुके हैं। आप महंगे कपड़े,
विदेश में जाकर के घूमने को समझते हैं कि यह तरक्की है। यह तरक्की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हाई स्कूल से लेकर के जीवन में अंत तक आपका एक ही लक्ष्य होता है, कितने का पैकेज की नौकरी तुम्हें मिलने वाली है। उसके ज्ञान का कभी आपने उस बच्चे से नहीं पूछा कि तू आर्टिस्ट बनना चाहता है, तू खिलाड़ी बनना चाहता है। यह बात ही नहीं करते, क्योंकि उसके दिमाग में फोकस कर दिया है 90% नंबर आए और उसके बाद किस देश में बड़ी नौकरी मिल सकती है वो छोड़ के चला जाता है। और वो बच्चा कहीं भटकता भी है थोड़ी देर के लिए, तो आप उससे क्या कहते हैं? अपने काम से काम रखना है। जब आपने उसके मन मस्तिष्क में यह डाल दिया है कि अपने काम से काम रखना है, तो वो राष्ट्र की चिंता क्यों करेगा? वो सिर्फ अपना एजेंडा रखता है। मैंने कितना पैसा कमाया, कितना मैंने भेज दिया, थैंक यू वेरी मच। अगर इस देश के सारे नौजवान युवा सभी बाहर नौकरी करने चले जाएंगे, तो जीवन का जो सबसे प्राइम टाइम होता है वो आप उन देशों को मजबूत करने में लगाते हैं जिनकी चिंता अभी हो रही थी कि वो कोरोना बदले में भेज देते हैं। आप अपने ज्ञान से उन देशों को ताकतवर बनाते हैं। ठीक है, उस ताकत की कीमत में आपको ज्यादा पैसे देते हैं, आप इससे खुश हैं। आप ऐसे देशों में भी काम कर रहे हैं जहां आपको पता है कि वो देश भारत के खिलाफ काम करते हैं। इसलिए नौकरी के बारे में और मार्कशीट के बारे में बड़ी गलतफहमी है हमारे यहां। लोग समझते हैं कि मार्कशीट अच्छी होने से सब कुछ हो जाता है। मैं अपनी माओं से, बहनों से, पिताओं से अपील करता हूं, मार्कशीट अच्छी हो जाने से राष्ट्र नहीं बचता। किसी इंडिविजुअल का, किसी परिवार के पास सुविधाएं खरीदने की ताकत हो जाती है, संस्कार खरीदने की ताकत नहीं होती। दुनिया के तमाम देशों को देख लीजिए, हमारे यहां लोगों ने अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बना रखा है। कम से कम आपके लोगों ने तो यह साबित कर दिया कि इस देश में जिन जिन के पास डिग्री थी, न वो देश बचा पाए न राष्ट्र बचा पाए। आपने साबित किया। यह कहावत तो आपके यहां से शुरू होने वाली थी कि हमने डिग्री वाला नहीं भेजा है, हमने चाय वाला भेजा है। उसको अंग्रेजी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, अपोलोजिस्टिक नहीं है कि अंग्रेजी आ जाने से आपकी बौद्धिक शक्ति का कोई मिसाल मिलती हो। अंग्रेजी आने से आप ज्ञानी नहीं होते। यह दुनिया का पहला देश है कि अपनी मातृभाषा में बात करने से उसे लगता है यह कुछ डाउन मार्केट चीज है। किसी विद्वान ने, जो व्यासपीठ पर बैठते हैं लोग, जो बात उन्हें बतानी चाहिए थी वो भी नहीं बताई। जो पूरी हमारी वर्ण व्यवस्था है, वर्णमाला है, एक एक शब्द साइंटिफिक है। आप अपने घर जाइएगा, जो हिंदी के शब्द हैं, जो उसके अल्फाबेट हैं, उसको बोलना शुरू कीजिएगा धीरे धीरे। हर शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपकी ये जो कॉर्ड है उसके हिसाब से तय किया गया है। इतना साइंटिफिक है। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा जाकर के। हम इतने